नमस्कार दोस्तों, विनय सिटी में आपका स्वागत है। मैं तो सोचा हूँ शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, पूरा फैला दो आज चैनल को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक और बाह्य, इतना याद रख लो, आंतरिक और बाह्य, है ना। इन सिद्धांतों को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है? पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत से आशा है कि कंटिन्यू चलता रहता है, जो कभी रुकता नहीं। क्या है? कंटिन्यू चलता रहता है। जो गर्भाधान से, जिसकी हम गर्भ में रहते हैं तो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, कंटिन्यू, जो कभी रुकता नहीं, है ना। जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि, है ना। शरीर का बढ़ना, मोटापा, है ना, हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब क्या है? शारीरिक। मानसिक आपकी स्थिर नहीं रहता, हमेशा कंटिन्यू बढ़ते रहता है ना। सामाजिक भी बढ़ता रहता है, पहले अपने माँ बाप से, फिर फैमिली से, फिर आसपास पड़ोस से, फिर स्कूल से, ऐसे करके सामाजिक भी निरंतरता चलती रहते हैं, बड़ी भांति संपन्न होते हैं। यह क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है, जो निरंतर चलते रहते हैं। अब कहाँ निरंतर चलते रहते हैं आपको भी पता होगा। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा सामाजिक आदि संपूर्ण तरह, ठीक है। और कब तक चलता रहता है? गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक यह चलते रहता है ना। और दूसरा आ जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दोस्तों, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत से आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि वैयक्तिक अंतर से अब इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। उनकी क्या है? व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। जैसे कि कई बालक क्या हो जाता है? अत्यधिक मेधावी हो जाते हैं, कई बालक कमज़ोर हो जाते हैं, कई बालक सामान्य होता है ना। निरंतरता जिसकी विकास होते रहता है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग बालक की अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग शरीर का बनावट हो जाता है, तो उसके वातावरण, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से होता है, ठीक है। इसको आगे पढ़ लेते हैं। वे अपने स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। वे अपने क्या है? स्वाभाविकता से, जिस स्वाभाविकता है उसका, है ना, जिसके बनावट है उसका, हम लोग देख कर जानते हैं कि इसका बनावट कैसा है ना, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अपने बनावट से वृद्धि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इंस्टाग्राम में हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो और फेसबुक और ट्विटर में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको नोट्स की प्राप्ति होगा। बिल्कुल फ्री नोट्स है दोस्तों, आप लोग एक बार जुड़कर देखिए। विकास क्रम की एकरूपता। चलिए दोस्तों, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत। दोस्तों, आप देखते हो कि विकास क्रम कभी एक रूपता नहीं होता है ना, अलग अलग होता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें एक रूपता पाया जाता है। इस क्रम में एक ही जाति के विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं होती है। जैसे कि एक ही जाति के हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं मनुष्य, है ना। मनुष्य क्या है? एक ही जाति के हैं, तो मनुष्य के बालक क्या है? सिर तरफ से वृद्धि करता है। कैसे, कहाँ से वृद्धि करता है? वृद्धि सिर से होती है ना। आपको पूछा जाएगा कि मनुष्य की वृद्धि कहाँ से होती है, तो आप बता सकते हो कि सिर से होती है ना। इसी तरह बालकों के गद्यात्मक और भाषा विकास में भी निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विकास में गद्यात्मक और भाषा। दोस्तों, हमारे इस विकास के दौर में अलग अलग विकास हो रहा है ना, अलग अलग व्यक्ति का, लेकिन एक ही जाति के कई ऐसे विशेष हैं, कैसे ऐसे विशेष विकास हैं जिसमें एक रूपता है ना। जैसे कि मनुष्य में हमेशा सिर की तरफ से वृद्धि करता है बालक, है ना। और कई प्रकार का विकास होता है, भाषा विकास होता है। अगर एक ही जाति का भाषा है तो एक ही जाति का विकास, मतलब एक ही जाति के इंसान है तो एक ही जाति का विकास भी होगा। इसे हम कह सकते हैं भाषा क्रम की एक रूपता, है ना। और चौथा है वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती। दोस्तों, चौथा पॉइंट देख सकते हो, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। देखिए, एक सी नहीं रहती। कैसे एक सी नहीं रहती? जैसे कि हम विकास प्रक्रिया के जीवन पर्यंत चलती है, हमको पता है कि विकास क्रम जीवन पर्यंत चलती है, किंतु इस प्रक्रिया एक जैसी नहीं रहती। जैसे कि शैशवावस्था में, शुरू में वर्षों में शैशवावस्था में बहुत ही विकास होता है ना, बच्चों का, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था आता है तो वह थोड़ा कम हो जाता है,
कम होने के बाद फिर किशोरावस्था आता है, तो फिर कंटिन्यू बढ़ने लगता है विकास क्रम, फिर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, फिर कम हो जाता है। इस प्रकार क्या है, विकास और वृद्धि की गति क्या है, बढ़ती कम होती रहती है, उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए बोला गया है कि विकास एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ठीक है, विकास गति और विकास दर क्या रहती है, एक सी नहीं रहती। अब देख लो कि शैशवावस्था में बहुत स्पीड में बढ़ेगा और वृद्धि स्पीड में होता है, लेकिन बाल्यावस्था जैसे कि आता है ना, तो उस समय क्या है, मन थोड़ा सा बुद्धि कमज़ोर हो जाता है ना, और बॉडी का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे किशोरावस्था फिर आएगा, फिर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि एक सी नहीं रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट समझिए, क्या बोल रहा है पॉइंट, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलती है, मतलब सामान्य से विशेष की ओर। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप में दर्शन होता है। सामान्य रूप में दर्शन कैसे, जैसे कोई बालक है, कोई बालक किसी चीज़ को पकड़ने से पहले उसे इधर उधर फेंकेगा, वह क्या है, सामान्य स्थिति है। बालक पकड़ने से पहले इधर उधर फेंके मतलब वह सामान्य स्थिति, अगर उसको पकड़ लेगा तो वह विशेष की ओर चला जाएगा, विशेष स्थिति है। ठीक है, इसी तरह शुरू में नवजात शिशु क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है ना, अपने सभी अंग को इधर उधर करता रहता है ना, परंतु जब बाद में वृद्धि होता है उसका, जिसके फलस्वरूप वह वृद्धि करने के बाद वह बोलने लगता है, निरंतरता क्या है, बोलते रहता है, या फिर कुछ कुछ बोलने लग जाता है कि उसका विकास भी होता है, रोने के अलावा और कुछ करता है, तो यह क्या, सामान्य स्थिति रोना, फिर उसका विशेष स्थिति हो जाएगा बोलना। ठीक है, जैसे कि पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है। बालक क्या सबसे पहले क्या करता है, अपने पापा, और जिसे भी देखेगा पापा करके बोलेगा, है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, पापा बोलता है ना, संबोधित करता है। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को पापा कहेगा। अब पापा बोलना सीख गया, तो क्या है, बच्चे क्या, कौन पापा है उसको समझ में नहीं आएगा, पापा पापा बोलेगा सबको, लेकिन जैसे उसका विकास होगा, जैसे कि वृद्धि होगा, वह अपने पापा को पहचान जाएगा। उसके बाद दूसरे को पापा बोलोगे क्या, नहीं बोलेगा, है ना, उसके बाद वो जान जाएगी मेरा पापा कौन सा है, तो अपने पापा को ही पापा बोलेगा, दूसरे को पापा नहीं बोल जाएगा। वो बड़े पापा, चाचा पापा, ये सब चीज़ अलग मैटर है, लेकिन पापा को, अपने पापा को पापा ही बोलेगा, दूसरे को नहीं बोलेगा। परंपरा संबंधित का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित रहता है, परस्पर क्या है, संबंधित रहता है। ठीक है, जैसे कि शरीर का बढ़ेगा, उसका मानसिकता बढ़ेगा, उसका सामाजिक मेलभाव बढ़ेगा, उसका संवेगात्मक भी वृद्धि होगा, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिन बच्चों का औसत से आयु अधिक वृद्धि होता है, आयु से अधिक वृद्धि होता है ना, औसत आयु से अधिक वृद्धि होता है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की काफ़ी आगे बढ़े हुए होते हैं, है ना। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनतम दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होता है, यह एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे कि शरीर से बालक क्या है, थोड़ा कम ग्रोथ करता है, तो कई बार क्या है, मानसिक इफेक्ट भी पड़ जाता है, वह मानसिक तौर पर भी थोड़ा कमज़ोर रहता है, पिछड़े हुए रहते हैं ना, और पिछड़े हुए रहते हैं उसके बाद सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हो जाएगा, बौद्धिक तौर पर, संवेदनात्मक तौर पर उतने ही पीछे होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे इसके परंपरा संबंधित सिद्धांत। 8वां दोस्तों, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, एक जैसे देखते हैं, एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। क्या किया जाता है, भविष्यवाणी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण की देख सकते हो, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि वह आगे ग्रोथ कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मतलब एक होता है किरण, होता है एक्स किरण, जिसके माध्यम से, है ना। इसी तरह बालक की समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी बालक को आप देखोगे तो उसके उम्र के बालक क्या है, थोड़ा आगे ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन उसके जैसे कि छोटे कद के बालक रहते हैं, उसका हाथ थोड़ा मोटा मोटा या फिर उसका शारीरिक बदलाव रहता है, थोड़ा हट के रहता है उन बालकों से, तो आप पता लगा सकते हो कि इसका विकास किस प्रकार होगा, उसकी वृद्धि किस प्रकार होगा, है ना। और नवा पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में
आगे बढ़ती है। एक निश्चित दिशा में क्या होती है, विकास की आगे बढ़ती है। दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारणों से प्रभावित होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वंशानुगत एवं वातावरणजन्य। वंशानुगत जैसे कि किसी का है ना, अपने मतलब जैसे किसी का पापा गोरा है, उसकी मम्मी गोरा है, तो हमेशा बच्चे क्या है, गोरा ही होते हैं ना। काला होता है तो काला होंगे, ऐसे टाइप के कुछ कुछ वंशानुगत है। उसका वातावरणजन्य, उसका वातावरणजन्य अच्छा रहेगा, है ना, तो उसका वातावरण भी अच्छा रहेगा, तो उसका क्या ग्रोथ क्या है, अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा। अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो वह बच्चा कुपोषित भी हो सकता है ना। इसलिए बोला गया है कि वातावरणजन्य। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है ना, और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। ठीक है दोस्तों, चलो 10वां है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्या है, लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। जैसे कि आप देखो कि विकास हमेशा सीधा ऊपर ही होता है क्या, लंबाई होता है क्या, नहीं, या फिर चौड़ाई होता है, नहीं, यह वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, क्या करता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह बढ़ता है। जैसे कि लंबाई भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगा, और मोटाई भी बढ़ेगा, है ना, वजन भी बढ़ेगा उसका। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं बढ़ सकता। लंबा तो क्या लंबा ही रहेगा क्या, नहीं, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए लंबाई बढ़ जाएगा, एक निश्चित आयु तक लंबाई बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या स्थिर हो जाता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। और इसकी स्थायी रूप दिया जा सके उसे, है ना, जैसे कि लंबाई हो गया उसका, तो उसको भी स्थायी रूप दिया जा सके, है ना। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। अब स्थिर होगा तब वो बच्चा कुछ सोचेगा कि मैं क्या करूँ, अब आगे वृद्धि करूँ या ना करूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 पॉइंट है, वृद्धि और विकास क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि और विकास हम इसे अलग अलग तो देखते हैं, लेकिन एक दूसरे का बहुत महत्वपूर्ण होता है, या दोनों एक दूसरे का बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो इस पॉइंट में दिया गया है। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देना माना जाता है। क्या किया जाता है, संयुक्त देना माना जाता है, दोनों को समान बराबरी दिया जाता है ना। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य माना जाता है। बिना विकास बिना वृद्धि के हमारा क्या है, जीवन व्यर्थ है ना। वंशानुक्रम जहाँ आधार माना जाता है, वंशानुक्रम के माध्यम से विकास और वृद्धि होता है। जैसे कि मैं बताया भी ना पिछले पॉइंट में कि जिसका मम्मी और पापा क्या है, गोरा है या लंबा है, तो उसका बच्चा भी क्या होगा, लंबा ही होगा। ये वंशानुक्रम है ना। इसका आधार है वातावरण भी है। वातावरण जैसे कि अब वातावरण अच्छा मिलेगा तभी तो उसका वृद्धि और विकास अच्छा से होगा। इसलिए दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है, दोनों क्या है, समान प्रक्रिया माना जाता है, वृद्धि और विकास। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। दोस्तों, बालक के विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। किससे, आंतरिक और बाह्य कारणों से। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बालक की विकास की प्रक्रिया किस किस से प्रभावित होती है, तो केवल आंतरिक से होती है, बाह्य से होती है, आंतरिक बाह्य से होती है, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको लेना है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। वंशानुगत कारक बालक शारीरिक कारक, बुद्धि संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। ठीक है, आंतरिक कारक है। कौन कौन से आंतरिक कारक है, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि कारक, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि। आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आंतरिक कारक को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक कौन सा है, तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो। सामाजिक आर्थिक एवं स्थिति वातावरण जन्य अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। अब इसका प्रभाव कैसे कैसे होता है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। देखिए वंशानुक्रम क्या है पूछ दिया जाएगा, तो माता पिता से संतान को प्राप्त करने होने वाले गुण हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है। क्या क्या सम्मिलित रहती है, शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं,
क्रिया या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह अपने माता पिता के अन्य पूर्वजों को या प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम सीसी टेट की तैयारी कर रहे थे, आपको पता होगा कि कोई भी बच्चा होता है तो कोई निशान छोड़ के जाता है, तो देखिए एक अर बाबा खर है, एक अर दाई खर है, एक अर पापा ऊपर आहे या एक अर दादा ऊपर है, ऐसे करके बोलते हैं, देखोगे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो यही है कि वंशानुक्रम, ठीक है, अपने पूर्वजों से। जैसे कि किसी बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसी के 1-2 सप्ताह बाद या 1-2 साल बाद एक बच्चा होगा, अगर उसके दिखे तो क्या बोलते हैं, ये अपन बाबा सन दिखा थे। यही है पूर्वजों का या प्रजाति से प्राप्त करता है ना। अब देखो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अब चलते हैं शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है, जिसकी आपको बताया ना, बालक के रंग रूप में जिसकी माँ गोरी है, पापा गोरा है, तो बच्चा भी गोरा होगा। शारीरिक गठन, लंबाई है, दोनों लंबे हैं तो लंबा ही होगा, है ना। ऊंचाई, वही मोटा वाला, ऊंचाई वाला सॉरी, इत्यादि के निर्धारण वंशानुक्रम गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है दोस्तों, बालक के अनुवांशिक गुण उसके वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करता है ना। यदि बालक के माता पिता गोरे और है तो उनका बच्चा क्या होगा, गोरा होगा, यह बता चुका हूँ। किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उसके बच्चे क्या होगा, काला होगा। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में अनुवांशिक रूप से चले जाते हैं, है ना। जैसे कि कोई इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर होता है एवं कोई अन्य बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। कई क्यों क्या है, पालक ही कमजोर रहता है, शुरू से पालक कमजोर रहेगा तो उसके क्या बच्चे के थोड़ा प्रभाव करता है। अब तो नया नया वो आ गया है, मशीनी जमाना आ गया है, वातावरण अच्छे मिलने से क्या है, माता पिता को पोषित रहेगा तो बच्चे थोड़ा स्ट्रांग भी हो सकते हैं। ये पहले ज़माने की बात है कि माता पिता कमज़ोर थे, बच्चे कमज़ोर होंगे, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि पर प्रभाव। ठीक है, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि को किस लिए प्रभावित किया जाता है, देखिए आपको क्वेश्चन में आ सकता है। योग्यता, सीखने, अधिगम को योग्यता है ना, सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में, है ना। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। देखो कोई बालक सीखने की गति क्या अधिक होती है, उसको सीखने की जागरूकता होती है, तो सीखेगा तो क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, माइंड लगाएगा, दिमाग लगाएगा, तो उसकी मानसिकता क्या होगा, विकास होगा। जो बच्चे सीखेगा नहीं उसका मानसिकता कैसे विकास होगा, नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार उस बच्चे का क्या है, मानसिक का विकास होगा, है ना। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। देखिए बालक अपने परिवार में आप कैसे रहते हो, समाज में कैसे रहते हो, विद्यालय में कैसे रहते हो, यह अपना अलग अलग स्टेप है। ठीक है, जहाँ हम अलग अलग वातावरण ढलना पड़ता है। अपने परिवार में समाज में तो वैसे नहीं रह सकते, अपने परिवार में अलग रहेगा, अपना एक्टर बनना पड़ता है, यहाँ पर किरदार फिल्मकार बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है उस बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, अपने बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा सिंसियर रहना पड़ता है विद्यालय में, समाज में, है ना। और घर में आप बालक टाइप के रहोगे कि यहाँ भी कुछ प्रश्न करोगे लेकिन उतना नहीं करोगे या फिर उतना वो नहीं करोगे, है ना। यहाँ पर किरदार में ढलना पड़ता है, लाइफ इज एक्ट। ठीक है, गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। गोडार्ड, इसका नाम याद रखना, गोडार्ड। यह बड़ा खतरनाक परिभाषा दिया है, जो एक प्रकार से बहुत मान्यता है दिया है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान क्या होता है, मंद बुद्धि होता है। ऐसा पहले होता था लेकिन अब मेरे को उतना वो नहीं है, लेकिन अब बोला है तो बोला ही होगा। ठीक है, किसने बोला है, बोलेगा गोडार्ड ने। मंद बुद्धि के, है ना, और तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि के होते हैं, है ना। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। क्या है, मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक की संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित
करने की क्षमता रखता है। किसको इसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है? सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक। ठीक है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है तो अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वनमनस्य की भावना अधिक होती है। क्या होता है? बालक में अगर विकास किया तो क्रोध, भयभीत, उसमें डर आ जाता है ना, ईर्ष्या आ जाएगा, वनस्यता आ जाएगा। ठीक है। संवेगात्मक रूप में असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। संवेगात्मक रूप से जो बालक रहता है क्या होता है? पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, कई ऐसे क्रिया हो जाती है, गंभीर क्रिया हो जाती है जिसमें अपना ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा पाएगा। चरित्र पर प्रभाव। अब चरित्र पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? देखिए, डगडेल के अनुसार, डगडेल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो क्या बोलते हैं डगडेल कि जैसे कि कोई भी माता पिता उसके पेरेंट्स है, उसका प्रभाव क्या है? बच्चे पर पड़ता है। अक्सर आप देखे होंगे कि ये अपने दादा पर गया है, ये अपन दाई पर गया है, ये अपन बाबा पर गया है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये क्या है? वंशानुक्रम। ठीक है। वंशानुगत, ये क्या है? वंशानुगत। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि हम सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चरित्र पर प्रभाव, अक्सर देखिए बच्चे एकदम झगड़ालू किस्म के होते हैं। देख 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 अपन दादा पर गए, ये सब चीज़ का कारण देख 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 कैसे रोनी है, अपन दाई पे गए है, अपन माँ पे गए है, ये सब चीज़ बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। वैसी इच्छा है। ठीक है। कि अपने बोला गया है कि अपने स्वाभाविक ही है। ठीक है। प्रभाव पड़ना है ना। डगडेल ने 1870 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की। आपको पूछ दिया जाएगा कि डगडेल ने किस नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके बात सिद्ध की, तो आप क्या बोलोगे? ज्यूक। और कब की? 1877 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ेगा? वातावरण में वे सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्राप्त किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। जैसे कि प्रारंभ कब होता है? हमारे आसपास के वातावरण, हमारे माँ पापा, ये सब हमारा फर्स्ट वातावरण होता है, हमारे घर, है ना। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अनेक प्रकार की घटनाएं व्यक्तित्व एवं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर दिया है गर्भावस्था से भी अच्छे से जैसे खान पान उसके वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा उसके, है ना। गर्भावस्था में माता पिता अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास असर पड़ता है बल्कि आगे विकास की बुनियादी मजबूत होती है। यहाँ ये इस पार्ट को एकदम नोट कर लेना। यहाँ से कहाँ है गर्भावस्था दिए गए। ठीक है। तो हमको ये बोला जाता है कि यहाँ से, है ना, गर्भावस्था में माता पिता को अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने, जैसे कि हल्का हल्का काम किया कर, थोड़ा अच्छा खाया कर, हमेशा रामायण सुना कर। क्यों रामायण सुना कर? अच्छा कार्य करोगे। और झगड़ा लड़ाई वाला वीडियो दिखा देवत का हो, वो कर क्या है? मानसिक बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। उससे तो क्या होता है? उसको हम अपने घर की बता रहे हैं, कोई भी गर्भ में रहती हैं हमारी माताएँ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा देखिए कर, अच्छा फोटो लगाए कर, एकदम देखो प्यारे बच्चे मन के फोटो लगाए रहते हैं, है ना। तो क्यों लगाए? राक्षस की फोटो काबर नहीं लगाए? एक से क्या होता है? बच्चा में गलत इफेक्ट पड़ते हैं ना। तो क्या करते हैं कि अच्छे से फोटो लगाते हैं, अच्छे क्यूट, इससे क्या मानसिक शारीरिक उसका विकास होता है। ठीक है। यदि माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर आशा कैसे की सकती है? यदि आप देखो, हमेशा देखना बच्चे को जन्म लेने के बाद छींक आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके माता का तबीयत क्या खराब रहता है। गंदा पानी पीने से बच्चे को छींक आना स्टार्ट होता है, अंदर में गर्भावस्था में छींक आना स्टार्ट हो जाता है। अब सोच लो कि आपको स्वस्थ रहना है, जब आप स्वस्थ नहीं होगा तो आपके बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे? यदि बच्चे स्वस्थ ना होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब बच्चे जन्म से ही स्वस्थ नहीं है तो उसके बच्चे तो प्रभावित करेगा ही करेगा ना, कि नहीं करेगा? ठीक। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर
प्रभाव पड़ता है। यदि बालक साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की सही गति होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वहाँ के प्यार के लिए तरसेगा ही। ऐसी स्थिति में उसके सर्वांगीण विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको बालक को शिक्षा दोगे, आप प्यार दोगे तो उसको अच्छे से रहन सहन, अच्छे से वातावरण मिलता है। जब बालक को माँ का ही प्यार नहीं मिलेगा तो हमेशा वो माँ के प्यार के लिए तरसेगा, है ना। उसके जो विकास के क्रम है उसमें बाधा आ जाएगी, है क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। जीवन की दुर्घटना का भी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालक का जन्म किसी विशेष परिवेश में हुआ, वह किसी परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। देखिए, अब बालक एक अजीब टाइप के माहौल में हुआ है, जैसे कि हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन पिछड़े जातियों में, पिछड़े वर्गों में, जंगल एरिया में, है ना, या फिर कई ऐसे जगह में जहाँ दुनिया के लोग, उस लोग को विकास नहीं हुआ है और एकदम निम्न वर्ग के हैं, तो वहाँ पास उसका क्या परिवेश वैसी ही रहेगा, निम्न वर्ग टाइप का, थोड़ा अजीब टाइप पटांग टाइप का हरकत करेगा, बात भी वैसे ही करेगा। वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, जैसे किन परिवेश, गुंडे के परिवेश में आ गया तो गुंडागिरी करेगा, है ना। डाकू परिवेश में डाकूगिरी करेगा। थोड़ा अच्छे सज्जन व्यक्ति की यहाँ हो गया तो सज्जन व्यक्ति टाइप का व्यवहार करेगा, ठीक है। इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारण भी बालक का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है ना। प्रदूषण, भौतिक सुविधाएं, आजकल भौतिक सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है और प्रदूषण मुक्त बनाने का बहुत उपाय कर रही है, ठीक है। बालक के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। अब आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास, उसका समय बताना भी, समाज, वह जिस समाज में पैदा होगा समाज वैसी उसका परवरिश होगा। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ी समाज में पैदा हुए हैं तो हम छत्तीसगढ़ी बात करेंगे, थोड़ा गाँव वाले हैं तो हम लोग गाँव टाइप का रहेंगे, है ना। हम कितना भी अच्छा कर लें लेकिन हमारे व्यक्तित्व हमारे झलक का सामने ही आ जाता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए, निर्धन परिवार के बच्चे को, जैसे गरीब घर का बच्चा है, यहाँ पर कैटेगरी में चलता है हमारे यहाँ शिक्षा, ST SC OBC जनरल। अगर जनरल बच्चा गरीब है तो आप सोच सकते हो कैसे स्थिति होगा उसका। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आजकल क्या है, सरकार द्वारा योजनाएं चला रही है, उसके माध्यम से ये सब चीज़ अब सफल हो सकता है। लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ अच्छे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में हमारे पढ़ाई नहीं कर सकते गरीब घर के बच्चे, निर्धन बच्चे, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते क्योंकि उसके पास वेशभूषा लेने के लिए पैसे नहीं होते, है ना। अच्छे से विद्यालय में पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता इस कारण। लेकिन अब सरकार द्वारा ऐसे ऐसे योजनाएं विकसित कर रही है कि ये सब चीज़ अब संभव हो सकता है। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। देखो, अब हम गांव के बच्चे को तारीफ हो रहे हैं यहाँ पर। हम लोग हमेशा अपने दादी दादा, अपने फैमिली के अंदर रहते हैं। हमें कोई भी कुछ भी सिखाएगा तो हमारे फैमिली सिखाएगा। फैमिली क्या कभी गंदा बात सिखा सकती, क्या नहीं सिखा सकती। इसलिए बोला गया है कि गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। शहर के अमीर बच्चों को सिर्फ, ये गलत बात है, गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, ये गलत है। गाँव के जितना उतना नहीं मिल पाता। हमारे गाँव में बहुत अच्छी संस्कृति रहते हैं, जबकि शहर में बोला गया तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। सांस्कृतिक वातावरण अधिक वातावरण मिलता है, जबकि हमारे गांव एरिया में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमें सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण मिलता है। उसको भौतिक सुख ज़्यादा मिलता है। शहर के बच्चों को भौतिक सुख ज़्यादा मिलता है, वो भौतिक वातावरण में रहते हैं, जबकि वो अपने दादी दादा को छोड़कर, गाँव में छोड़कर आप शहर जाए रहते हैं या फिर बाहर से आए रहते हैं शहर में। उतना अच्छा वातावरण कब मिलेगा उसको? संस्कृति मिल सकता है, लेकिन संस्कृति कैसे मिलेगा भाई? वो दूर रहता है संस्कृति से। गाँव में जितना संस्कृति उतना गाँव में है। एक अच्छा वातावरण मिलेगा, शांत माहौल मिलेगा उन लोगों को, और क्या है, बड़ा स्कूल मिलेगा और भौतिक सुख मिलेगा, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। उसका मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण इस प्रकार है। शारीरिक अंतर का प्रभाव। फर्स्ट क्या है? शारीरिक अंतर का प्रभाव।
व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में गांव एरिया में जाकर देख सकते हो, अंदर है वहाँ के लोग छोटे छोटे कद के होते हैं, जैसे कि हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग क्या है लंबे होते हैं ना। अब आ जाएगा दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता कारण वंशानुगत न होकर वातावरण जन्य होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, संस्कृति एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। यदि एक महान व्यक्ति कोई पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को, एक महान व्यक्ति है जहाँ शैक्षिक वातावरण उपलब्ध न हो, ये सब चीज़ उपलब्ध नहीं रहेगा, तो क्या महान व्यक्ति के पुत्र महान बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। अगर कोई भी हो, उसको एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध होना है, तब वह महान बन सकता है। इसे बोलते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव है। व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कई फिल्म स्टार है, कई बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश का, जो जिससे पिछले उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसको अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण मिला, तो वह क्या अपना विकास स्वयं किया, अपने वातावरण के अनुकूल स्वयं विकास किया है ना, महान बन सकते हैं। उदाहरण के हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, जिनमें निर्धन परिवारों को में जन्म में भी अनेक परिश्रम लगने वाले सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने इस बात को साबित किया है। 20 जुड़वां बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया है। किसने किया है? न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने। ठीक है, उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे जोड़े को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों का बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अवशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास का प्रभाव। गॉर्डन नामक वैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की है। देखो, नदी, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? गॉर्डन ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभावित करता है। बालक कौन कौन से प्रभावित करता है? बालक के बहुमुखी प्रभाव कौन कौन से है? वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि ईरान के जंगल बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में था, है ना। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष थी। उसकी आकृति पशुओं से ही की गई। वे उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह बच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने का प्रयास विफल रहा। देखिए दोस्तों, अब क्या एक बालक है, देखते हैं यहाँ पास से एक बालक है, जिसे क्या होगा, भेड़िया उठा कर ले गया। अब यहाँ पर वातावरण को बताया गया कि आप हमेशा जिस वातावरण रहोगे उस वातावरण में आपको ढाल दिया जाता है, लेकिन अपने वातावरण से अलग होने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको सीखने के लिए बहुत ही हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मिलती है, लेकिन हम पूर्ण रूप से वैसी नहीं ढल पाते। जैसे कि हमारे गांव में
हमें छत्तीसगढ़ी बोलना सिखा दिया है। हिंदी हम तो सीख जाएंगे कैसे भी करके, लेकिन इंग्लिश के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा, अच्छे बड़े स्कूल या अच्छे लेक्चरर की हमें ज़रूरत पड़ेगा, जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन उतने आसानी से हम नहीं सीख पाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये बताया गया है। हमें साधारणतः यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में अंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। यह प्रश्न पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। देखिए यहाँ पर पूछा गया वंशानुक्रम अधिक महत्व है या वातावरण। अब बताइए वंशानुक्रम अधिक महत्व है वातावरण। यह बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि मोटर कार के लिए इंजन महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। ये तो दोनों गाड़ी क्या ऐसा पार्ट्स है जिसके बिना गाड़ी चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंजन भी जरूरी है, पेट्रोल भी जरूरी है। जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन पेट्रोल समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। जीवन जीने के लिए वंशानुक्रम वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। अभी बताया गया पिछले पॉइंट में कि बच्चे का फैमिली क्या है, छोटा छोटा रहेगा, बच्चे बड़ा नहीं हो पाएगा, उसका वातावरण भी जरूरी है उसके लिए, है ना। ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होगी उनको विकास वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम में वातावरण की भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। जैसे कि बालक का बुद्धि कम है तो उसका वातावरण कितना अच्छा रहेगा, उसको विकास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर पाता। वस्तुतः के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण की तीनों की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। सृष्टि, वंशानुक्रम और वातावरण की। शिक्षक की किसी भी योजना एवं में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम वातावरण का भी संबंध है। बहुत बड़ी बात बोल दिया गया है। देखिए आत्मा का, शरीर का आत्मा से क्या संबंध है। अगर बिना आत्मा का शरीर क्या है, निरर्थक है। बिना शरीर के क्या है, आत्मा शून्य है, कुछ नहीं है, एक छाया भी नहीं आएगा बिना शरीर के आत्मा का। वो रात में आता है वो अलग मैटर है, क्या क्या वो अलग मैटर है, लेकिन इसमें बताया गया है, ठीक है। अतः बालक के समय विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण अनिवार्य है। बालक के विकास के लिए क्या क्या अनिवार्य है, कुछ क्वेश्चन में आ सकता है, वंशानुक्रम और वातावरण का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, विनय स्टडी कैन में इतने अच्छे वीडियो को आप सपोर्ट किए, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, पूरा फैला दो दोस्तों। बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ मेरे को लग रहा है, तो और आपको अच्छा लगा तो फुल सपोर्ट कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।